Hi, Assalamu alaikum to all of you. I hope that you all are doing great. Today the topic which we are going to start is Indian judiciary, structure of the Indian judiciary. Structure of Indian judiciary. Indian judiciary. And you know that in India there is an integrated judiciary or integrated judicial system. Integrated judicial system. ये integrated judicial system जो है it consists of Supreme Court and below Supreme Court it consists of Supreme Court at top, and below Supreme Court there are high courts, and below high courts there are district courts, and below district courts there are subordinate courts. Subordinate courts. There are subordinate courts. So Supreme Court starts at the top. Supreme Court stands at the top, and followed by high courts at state level, and then district courts at district levels, and then subordinate courts at sub-district levels, means at the bottom of hierarchy. At the bottom of hierarchy. At the bottom. This constitutes a single system of judiciary. If you will see the whole system, it constitutes a single system of judiciary. Single judicial or court system. ये क्या बना लेता है? एक single judicial or court system बना लेता है. And this single judicial system or court system enforces both state as well as central laws. Enforces both central as well as state laws. Central as well as state laws. Even though our political system is a federal system, हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि जो हमारा political system वो federal system है, that consists of federal units, in which the states constitute the federal units. But despite that, हमारे पास एक ही integrated judiciary है, एक single system of courts है, और वो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स क्या कर लेता है? दोनों लॉज को इन्फोर्स कर लेता है, चाहे वो सेंट्रल की लॉज हो या स्टेट की लॉज हो. अनलाइक दैट ऑफ यूएसए. अगर आप यूएसए में देखोगे, इन केस ऑफ यूएसए भी हमारी तरह एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन वो ट्रू फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है. उसमें क्या आपको मिलेगा? फेडरल कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स. फेडरल कोर्ट्स खाली फेडरल लॉज मीन सेंट्रल लॉज को इन्फोर्स कर लेते हैं, व्हाइल एज स्टेट कोर्ट्स क्या कर लेते हैं? स्टेट लॉज को इन्फोर्स कर लेते हैं. सो देयर इज अ सेपरेट कोर्ट सिस्टम. देयर इज अ सेपरेट कोर्ट सिस्टम्स एंड वन सिस्टम फॉर फेडरल कोर्ट फॉर फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट कोर्ट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स. लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो डिफरेंट केस है. यहाँ पर ऐसा केस नहीं है. यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. एक ही जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है वो दोनों लॉज को, जैसे सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज को इन्फोर्स और इंटरप्रेट कर लेती है. लेट्स टेक द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पहले हम इस सुप्रीम कोर्ट को जानेंगे. सुप्रीम कोर्ट है क्या? यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 Jan 1950. सुप्रीम कोर्ट कब इसको इनॉग्रेट किया गया? Jan 28. Inaugurated on Jan 28, 1950. And it replaced the Federal Court of India. किसको इसने रिप्लेस किया? Replaced Federal Court of India that was constituted under Government of India Act, Government of India Act 1935. Government of India Act 1935.
इस 1935 के एक्ट के अंदर जो कौन सा कोड बनाया गया था, फेडरल कोड ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसी फेडरल कोड को इसने रिप्लेस किया। लेकिन अगर पावर्स कंपेयर करेंगे फेडरल कोड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसकी ज्यादा पावर्स है एज कंपेयर टू फेडरल कोड ऑफ इंडिया, क्योंकि जिस दिन ये फेडरल कोर्ट एग्जिस्ट हुआ करता था उस दिन ये फेडरल कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अगर कोई था वो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट किया गया, इसने इस फेडरल कोर्ट को भी रिप्लेस किया एज वेल एज ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो था, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील उस टाइम था, उसको भी रिप्लेस किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर डेल्ट अंडर आर्टिकल्स 124 to 147 अंडर पार्ट 5th। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से कहां तक मिलेगा आपको, पार्ट 5th में मिलेगा, फ्रॉम आर्टिकल 124 to आर्टिकल 147। इन दिस आर्टिकल्स यू विल सी organization of the court, functions of the court, powers of the court, seat of the court, procedure of the court, salary allowances of the judicial members. You will see each and everything there in these articles. Let's take the appointment of the judges of the Supreme Court. अपॉइंटमेंट से पहले कंपोजिशन थोड़ा वो देखेंगे। कंपोजिशन प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट की है, दैट इज प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट की है, दे आर 34। क्या है प्रेजेंट स्ट्रेंथ, क्या है 34 जजेस। 34 जो स्ट्रेंथ है 34, इसमें 33 जो है दे आर द प्यूनेज जजेस, दे आर द प्यूनेज जजेस, प्लस जो वन है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट स्ट्रेंथ 34 है, इसमें 33 जजेस जो है वो अदर जजेस है, और एक जिनको हम प्यूनेज जजेस कहते हैं, एंड वन अमंग दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो थी 1950 में जब इसको बनाया गया, वो कितनी थी 8। इसमें 7 कौन से थे अदर जजेस जिनको हम प्यूनेज जजेस कहते हैं, और वन जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इसको रिपीटेडली पार्लियामेंट ने इस नंबर को इंक्रीज किया, और फाइनली इन 2019 में क्या हुआ, 8 जजेस को 31 से लेके 34 इंक्रीज किया। दैट मीन्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी 8 थी, उसमें से 7 अदर जजेस थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। लेकिन विद सबसिक्वेंट चेंजेस पार्लियामेंट ने एट वेरियस टाइम्स इनको इंक्रीज किया, और इंक्रीज करते करते अप टू 31 तक पहुंचाया था। और 2019 में इस 31 इसमें भी इंक्रीज किया गया, इस 31 को लेके 34 तक पहुंचाया। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है 34 इंक्लूडिंग द CJI। और इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, लेट्स सी। कल भी मैंने बोला जब मैंने प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ा है, उस टाइम भी मैंने बोला कि इनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है। पहले अगर हम CJI को देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट कर लेता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है। कौन इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है इन कंसल्टेशन और आफ्टर कंसल्टेशन विद such other judges of Supreme Court and High Courts, he deems necessary।
जो उसको नेसेसरी लगे, जिनकी इनको ज़रूरत लगी। तो प्रेसिडेंट कर लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट अकेला नहीं कर लेता, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मोस्टली सीनियर मोस्ट जजेस, उनको कंसल्ट करता है, या हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करता है जो उसको क्या लगे, ज़रूरी लगे। जो रेस्ट ऑफ द जजेस है, मीन्स प्यूनियर जजेस और अदर जजेस जिनको हम कह सकते हैं, उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है और कौन करता है? इन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर लेता है, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है, बट आफ्टर कंसल्टेशन with Chief Justice of India and such other judges of Supreme Court as he deems necessary। इस टाइम दैट मीन्स बाकी जजेस को, जब अदर जजेस को क्या करना होता है, अपॉइंट करना होता है, तो उस टाइम खाली प्रेसिडेंट और कौन, सीजीआई कर लेता है। एंड बाकी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रूरत होंगे, जो प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है, तो उनको कंसल्ट किया जाता है। और इन दिस केस द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर नॉट कंसल्टेड। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट एक्चुअली जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, व्हाट इज इट? कंसल्टेशन प्रोसेस क्या है? कंसल्टेशन प्रोसेस अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड जजेस केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी इसके बारे में, थर्ड जजेस केस 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी इस केस में, उन्होंने क्या बोला, जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, इट इज अ प्लूरलिटी प्रोसेस मीन जिसमें एक से नो और दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो, प्लूरलिटी प्रोसेस। और उन्होंने क्या बोला कि जब सीजीआई को कंसल्टेशन प्रोसेस कंडक्ट करनी होगी, तो उस टाइम उसको सीनियर मोस्ट, एटलीस्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस क्या करने हैं, कंसल्ट करने हैं। 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, कोलिजियम सिस्टम, जिसको हम कोलिजियम सिस्टम भी कहते हैं। और सिंपली technically it is referred as collegium system। that means collegium consists of 4 senior most judges। और इन 4 जजेस को कंसल्ट करना होता है, और कंसल्ट कौन कर लेता है, सीजीआई। और इनमें इनके ओपिनियन ली जाती है, और फिर उस ओपिनियन को सुनने के बाद, ही सीजीआई क्या कर लेता है, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर लेता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर लेता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर जजेस को कंसल्ट नहीं करता, तो वो कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो उस टाइम अपॉइंटमेंट अगर की भी जाएगी, वो फेयर अपॉइंटमेंट नहीं होगी, और वो लीगल अपॉइंटमेंट होगी। और सेकंड भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर सीजीआई की ही ओपिनियन कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं, डजंट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस, अगर सीजीआई की ही ओपिनियन लेंगे, वो भी कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं होगी। कंसल्टेशन प्रोसेस इन कंप्लीट sense is the opinion of CGI pulls the opinion of 4 senior most judges of the Supreme Court। इनको कंसल्ट करना होगा। इतना ही नहीं, अगर इनमें से 2 जजेस ने एडवर्स ओपिनियन दी, अपोजिट ओपिनियन दी किसी भी अपॉइंटमेंट को लेके, उस टाइम भी सीजीआई को क्या करना है, जो सीजीआई है उसको रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं भेजनी है। दैट मीन्स कि एटलीस्ट 3 जजेस या सब जजेस या 3 जजेस, दैट मीन्स या 4 के 4 जजेस को उस अपॉइंटमेंट को फेवर करना है। अगर 4 नहीं करते, एटलीस्ट 3 जजेस को फेवर करना होगा, तो जाके कंसल्टेशन प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं होती है, तो कंसल्टेशन प्रोसेस क्या है, इनकम्प्लीट है। दिस इज हाउ द जजेस आर अपॉइंटेड। तो सीजीआई को अब ओब्वियसली, तो सीजीआई को उन्हीं जजेस में से बनाया जाता है जो प्रेजेंट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेजेंट जजेस होते हैं, उसी में से सीनियर मोस्ट जज को क्या किया जाता है, सीजीआई बनाया जाता है। और ये सीनियर मोस्ट जज को एक कन्वेंशन था आफ्टर 1977 तक आफ्टर 1993 तक एक कन्वेंशन था, और 1973 तक एक यही कन्वेंशन डेवलप हुई थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होते थे,
उन्हीं को क्या बनाया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 1973 और 1977 में इस वाली कन्वेंशन को, ये जो कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी, दैट मीन्स द कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज वायलेटेड। उस टाइम क्या किया गया था, जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको सुपरसीड किया गया था, उनको बाईपास किया गया था, और जो उस टाइम के जूनियर जजेस थे उन्हीं को क्या किया गया था, चीफ जस्टिस बनाए गए। लेकिन फिर 1993 में जो सेकंड जजेस केस हुआ था, 1993 में जो सेकंड जजेस केस हुआ था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी और उन्होंने क्या बोला, ओनली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट should be appointed as the Chief Justice of India, or the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed as the Chief Justice of India। और तब से एक लीगल प्रेसिडेंट बन गया, तब से एक लीगल प्रेसिडेंट और जुडिशियल रूलिंग ओवरसे एक लॉ बन गई सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक लॉ बन गई। उससे पहले क्या था, उससे पहले एक कन्वेंशन थी, उस कन्वेंशन को गवर्नमेंट क्या करता था, उस गवर्नमेंट ने क्या किया, वायलेट किया एक। तो उस टाइम यही लगा कि एक डिस्क्रिप्शन है बिफोर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन वायलेट दिस कन्वेंशन एट एनी टाइम व्हेन द गवर्नमेंट विल्स टू डू दैट। बट इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट दैट ओनली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज द, और शुड बी सिलेक्टेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और तब से यही प्रोसेस कंटिन्यू रही है। नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू know here is qualification। अब जजेस के बनने के लिए तो क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को क्या कर लेंगे हम अपॉइंट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, और क्वालिफिकेशंस टू बिकम द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशंस टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए। फर्स्टली उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके बाद मस्ट बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, for 5 years। वो 5 years के लिए एक हाई कोर्ट का जज, लगातार एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अगर वो हाई कोर्ट का जज रहा है, कंटिन्यूसली हाई कोर्ट का जज रहा है 5 साल के लिए, तो वो एलिजिबल है किस चीज़ के लिए, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। या अगर वो एक ही हाई कोर्ट में नहीं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में रहा है, लेकिन 5 साल के लिए उसको लगातार क्या रहना है, जज ही रहना है। माने 5 साल में अगर वो 5 हाई कोर्ट्स में ही जज रहता है, एक हाई कोर्ट में नहीं 5 हाई कोर्ट्स में जज रहता है, लेकिन कंटिन्यूअसली फॉर 5 years, तो ही और शी इज एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या अगर ये चीज है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसके अलावा अगर ये नहीं है तो पहले तो सिटीजन तो होना ही चाहिए, फिर ये ऑप्शंस है, या तो ये होना चाहिए, अगर ये उसके पास नहीं है फिर दूसरे ऑप्शन देखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट का होना चाहिए, और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 years। वो 10 years के लिए क्या, किसी भी हाई कोर्ट में अगर वो 10 साल के लिए एडवोकेट रहा है, 10 साल के लिए एडवोकेट रहा है तो भी वो एलिजिबल है। अगर किसी हाई कोर्ट में नहीं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में अगर वो रहा है, मे बी बहुत सारे 10 साल के लिए अगर वो 10 हाई कोर्ट्स में रहा है, 10 के अलावा हाई कोर्ट्स में रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली उसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली उसको वो एडवोकेट रहना चाहिए, 10 साल के लिए, चाहे वो एक हाई कोर्ट में रहे या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में रहे। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है दैट इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। Distinguished jurist before the president, वो प्रेसिडेंट के सामने क्या होना चाहिए, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मीन्स यूनिक ज्यूरिस्ट होना चाहिए, कानून जानने वाला होना चाहिए।
पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें देखी जाती है। या तो वो हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये चीज़ देखी जाए कि एडवोकेट, अगर वो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, अगर ये भी नहीं है तो ये चीज़, दैट मीन्स इन 3 क्वालिफिकेशंस में से, इन वाली 3 क्वालिफिकेशन में कोई एक होनी चाहिए, कोई एक होनी चाहिए। तो सिटीजन तो डेफिनेटली है, लेकिन इन 3 में कोई एक होनी चाहिए। अगर कोई एक है, अगर कोई एक है तो समझो वो जज बनने के काबिल है। देयर इज नो मिनिमम एज, कोई मिनिमम एज नहीं है, नो मिनिमम एज, नो मिनिमम एज। आपने क्या देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड की है ना, उसने मिनिमम एज रखी है और ना ही कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है। तो ऑब्वियसली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पता ही है कि उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो जब अगर उसने डायरेक्टली तो नहीं रखी है, लेकिन वो जब वो जज ऑफ द हाई कोर्ट होगा तो ऑब्वियसली उसके पास लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम एज की कोई बात नहीं है। चलो ये क्वालिफिकेशन थी। जो नेक्स्ट है दैट इज ओथ। ओथ अब क्वालिफाई तो हो गया, चलो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको सिलेक्ट किया गया तो डायरेक्टली जाके अपनी सीट जो है ऑक्यूपाई कर लेगा, सीट जो है होल्ड कर लेगा? नो, ही हैज टू सब्सक्राइब, ही हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के सामने, एनी पर्सन या किसी भी शख्स के सामने, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस, उसको ओथ कंडक्ट करना होगा। किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने या किसी भी पर्सन के सामने जिसको प्रेसिडेंट ने क्या किया होगा, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होगा। उसके बाद है सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस, ये जो सैलरी एंड अलाउंसेस है, they are fixed by parliament from time to time, fixed by parliament from time to time, fixed by parliament। वो पार्लियामेंट क्या कर लेता है? पार्लियामेंट उसको फिक्स कर लेता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड सेकंड, यू नो, दे कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज। कल भी मैंने बोला, अगर आपको याद ही होगा, दे कैन नॉट बी, जब मैंने क्या पढ़ा है, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, दे कैन नॉट बी वेरीड, they cannot be varied or they cannot be reduced, they cannot be reduced to their disadvantage once the judges are appointed to their offices. And further one more thing क्या है, they are charged on the consolidated fund of India, charged on consolidated fund of India, consolidated fund of India, they are charged on consolidated fund of India, so they are not subject to the vote of the parliament. जो प्रेजेंट सैलरी है CGI की, जो प्रेजेंट सैलरी है CGI, वो क्या है? दैट इज 2.80 lakhs। और 2.80 lakhs ये 2018 में इनकी सैलरी इंक्रीज की गई, 2018 में इनकी सैलरी इंक्रीज की गई फ्रॉम कहाँ से? 1 लाख से 2.80 लाख तक, 1 लाख से लेके इसको इंक्रीज किया गया। कहाँ पूछा गया? 2.80 लाख। और जो रेस्ट ऑफ द जजेस है, जो बाकी जो पुणे जजेस है और अदर जजेस है, उनकी जो प्रेजेंट सैलरी है दैट इज 2.50 lakhs, 2.50 lakhs। और ये 2018 में इसको क्या किया? 2018 में इसको इंक्रीज किया गया। कहाँ से? 90,000 से लेके अप टू 2.50 lakhs तक। ये प्रेजेंट सैलरी है। प्रेजेंट सैलरी क्या है CGI की? 280 lakhs। और 2018 में इसको 280 लाख किया गया। उससे पहले क्या था? 2018 से पहले क्या था? 1 लाख था। इसी तरह से जो बाकी जजेस हैं उनकी प्रेजेंट सैलरी है 2.50 lakhs। और ये कब? 2018 में इसको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 9,000 अप टू 2.50 lakhs तक। ये इनकी सैलरी है। उसके अलावा जो ये जज जब रिटायर हो जाते हैं, इनको क्या मिल जाता है? पेंशन मिल जाता है। पेंशन क्या रहता है इनका? 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। जो ये लास्ट मीन्स जिस मंथ में इनको क्या आना है? रिटायर होना है। दैट मीन्स जिस मंथ में इनकी रिटायरमेंट ड्यू है, उस मंथ में उनकी सैलरी क्या रहती है? उसी का 50% उनका पेंशन रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सैलरी।
This is all about that. And next is the term. Next is the term or tenure of the judges. Constitution has not fixed the term of the judges or the tenure of the judges, but the Constitution has mentioned other conditions or other points, other references about the term, about the judges. जो term of the judges are simply tenure जो है ये क्या है, not fixed by Constitution, not fixed by Constitution. Constitution ने इसको फिक्स नहीं किया है, Constitution ने इसमें फिक्स नहीं किया है, but Constitution has provided that. Constitution ने क्या बोला है? A judge can hold office, a judge of the Supreme Court can hold office till the age of 65 years. कब तक? 65 years. Till the age of 65 years. जब तक वो 65 साल का होगा तब तक वो क्या ऑफिस होल्ड कर सकता है. अगर इसमें कोई चेंज करना होगा, अगर इसमें कोई चेंज करनी होगी या अगर कोई क्वेश्चन इसके अबाउट राइज होता है, जज के एज के अबाउट राइज होता है, दैट विल बी, वो कौन डिसाइड कर लेगा? वो एजेंसी डिसाइड कर लेगी जिसको पार्लियामेंट एम्पावर कर लेगा या फिक्स और अपॉइंट कर लेगा और उसी मैनर में डिसाइड कर लेगी जिस मैनर में उसने क्या, जिस मैनर में उसको एम्पावर किया गया है और जो मैनर वो प्रोवाइड कर लेगी. 60 उसके बाद ये रिजाइन भी कर सकता है अपने ऑफिस से, रिजाइनेशन. और इसको रिजाइनेशन किसको करनी होती है? प्रेसिडेंट को करनी होती है. जब वो रिजाइन कर लेगा तो उसको जो रिजाइनेशन एड्रेस है वो किसको करना होता है? प्रेसिडेंट को करना होता है. और सेकंड इज रिमूवल और इम्पीचमेंट, जिसको हम कहते हैं रिमूवल और सिंपली इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट. और इसको इम्पीचमेंट के थ्रू भी रिमूव किया जाता है. और कौन कर लेता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर लेता है. इसको रिमूव कौन कर लेता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर लेता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हाँ माना कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं रखी है, लेकिन इतना ये चीज़ें मेंशन की है. क्या मेंशन किया? फर्स्ट, अगर वो 65 ईयर्स जब तक होगा वो अपना जो ऑफिस है वो होल्ड कर सकता है. सेकंड, वो इससे पहले ही रिजाइन कर सकता है. और अगर रिजाइन करना होगा किसको करना होगा? प्रेसिडेंट को करना होगा. इवन कि उसको रिमूव भी किया जा सकता है अपने ऑफिस से, इसको इम्पीच भी किया जा सकता है. और इम्पीचमेंट के दौरान रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है. लेकिन प्रेसिडेंट कैसे रिमूव कर सकता है? क्या खाली प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है? उस जज किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को क्या प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है? नो, ऐसा नहीं है. एक्चुअली प्रेसिडेंट उसको रिमूव करता है एक एड्रेस के बाद. जब उसको हाउस से, पार्लियामेंट से एक एड्रेस मिलता है, उसी के बाद उसको क्या करना होता है? रिमूव करना होता है. और किन ग्राउंड्स पे किया जाता है? पहले ये चीजें आपको किस तरह से जज रिमूव किया जाता है? रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. और सेकंड, जो ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल है, किन ग्राउंड्स पे उसको रिमूव किया जा सकता है? दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. कॉन्स्टिट्यूशन ये दो ग्राउंड्स मेंशन किए है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. अगर किसी भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ है उसमें पाई जाती है, if he suffers from these two things, if he or she suffers from these two things, he can be removed from his or her office by a particular procedure. और वो प्रोसीजर क्या है? दैट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से एक्चुअली प्रोवाइड नहीं की है. वो जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है 1968 उसी के थ्रू मीन्स 1968 जो एक्ट है 1968 जजेस इंक्वायरी एक्ट, उसने उस प्रोसेस को प्रोवाइड किया, उस मैकेनिज्म को प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को क्या किया जाता है? रिमूव किया जा सकता है. जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसने क्या, इस एक्ट के तहत किस तरह से इम्पीचमेंट प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है? लेट्स सी, इम्पीचमेंट प्रोसेस को किस तरह से अंजाम दिया जाता है. फर्स्ट स्टेप क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस राज्यसभा में भी जो रिमूवल मोशन है या राज्यसभा में भी इनिशिएट की जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है, या लोकसभा में भी स्टार्ट की जा सकती है. दैट मीन्स रिमूवल मोशन जो है,
रिमूवल मोशन या राज्यसभा में भी क्या की जा सकती है, इंट्रोड्यूस की जा सकती है, और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। अगर इसको इन केस ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा में रिमूवल मोशन को जो इंट्रोड्यूस की जाती है तो 100 लोगों को उसको क्या करना है, साइन करना है। अगर ये रिमूवल मोशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, राज्यसभा में, तो only 50 people are needed to sign the motion। और इसको साइन करने के बाद इन केस ऑफ लोकसभा इट इज गिवन टू द स्पीकर, and in case of Rajya Sabha it is given to the chairman। It is given to the chairman। ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या है, ये स्पीकर या ये चेयरमैन जो भी केस होगा, इट में एक्सेप्ट द मोशन और इट में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मोशन, इट में रिफ्यूज द मोशन सिंपली। ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट भी कर लेता है और रिजेक्ट कर लेगा। ये स्पीकर है, चेयरमैन, इस मोशन को क्या एक्सेप्ट भी कर सकता है, इस मोशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उसने एक्सेप्ट रिजेक्ट किया, अगर उसने रिजेक्ट किया तो प्रोसेस यहाँ पे खत्म होगी। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो और स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो क्या करना है, उसको एक कमेटी अपॉइंट करनी होगी। क्या अपॉइंट करनी होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी। उसको एक कमेटी अपॉइंट करनी होगी। और ये कमेटी किसकी बननी चाहिए, मींस इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसमें एक या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, मींस चीफ जस्टिस और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस होना चाहिए या एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट होना चाहिए। या थर्ड कौन होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड jurist। That means the committee consists of 3 people। उसमें कौन कौन होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी, अगर वो नहीं है तो कोई जज सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज चलेगा। और साथ में और कौन होना चाहिए, सीजी, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसके अलावा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स ये 3 लोग इस कमेटी में क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। दैट मीन्स इट शुड कंसिस्ट ऑफ दीस 3 पीपल। और एक कमेटी क्या कर लेगी, कमेटी इन्वेस्टिगेट कर लेगी। कमेटी क्या कर लेगी, इन्वेस्टिगेट कर लेगी उन चार्जेस को, और जो चार्जेस किस पे लगाई गई है, उस जज पे लगाई गई है जिसको क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद अगर एक कमेटी क्या कर लेता है, अगर एक कमेटी उन चार्जेस को, अगर एक कमेटी देखती है कि नहीं उस जज ने वो वाली चीजें की है, वो चार्जेस ट्रू है, अगर कमेटी ये देखती है कि वो चार्जेस ट्रू है, तो वो क्या कर लेती है, वो रिपोर्ट ऑब्वियसली सबमिट कर लेगी। वो रिपोर्ट सबमिट कर लेगी कि उसको हाउस को, और फिर हाउस इस मोशन को कंसिडरेशन के लिए ले सकता है। इफ कमेटी फाइंड्स जज, if committee finds a judge to be guilty of proved misbehavior, simple misbehavior, or suffering from incapacity, and the House can take up the motion for its consideration. जब हाउस ने अब इस रिमूवल मोशन को क्या किया, कंसिडरेशन के लिए लिया और इसको कंसिडर करने लगे, तो दोनों हाउसेस को ये क्या करनी होगी, पास करनी होगी बाय स्पेशल मेजॉरिटी। क्या करना होगा, रिमूवल मोशन तो दोनों हाउसेस को क्या करनी होगी, पास करनी होगी, पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, नॉट सिंपल मेजॉरिटी। क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करना होगा, पास करना होगा इस रिमूवल मोशन को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। और जब इसको पास किया जाता है, द एड्रेस इज दिस मोशन इज देन, और वी कैन सिंपली से द एड्रेस इज देन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट।
और जब एड्रेस प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट एक नोट्स निकालता है, एक ऑर्डर निकालता है और फिर जज को रिमूव कर लेता है। प्रेसिडेंट देन removes the judge of the Supreme Court obviously by his order, वो अपने ऑर्डर से फिर जज को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। दिस इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन हियर। पहले क्या करना होता है, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई 100 पीपल, राज्यसभा में 50 पीपल को क्या करना है, साइन करना है। तो उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन जो भी केस होगा इसको सबमिट किया जाता है। If it is accepted, if it is rejected, the process ends here. If it is accepted, then the presiding officer of the house concerned has to appoint a committee to investigate the charges leveled against the judge of the Supreme Court. If the committee also upholds those charges or finds the judge to be the guilty of misbehavior or suffering from incapacity, you must remember here that only these grounds are mentioned in the Constitution. Apart from these grounds, the impeachment process cannot be initiated against any judge. If committee affords these grounds, means if it finds the judge to be the guilty of misbehavior or suffering from incapacity, the House can take up this removal motion for its consideration. If House passes the removal motion by the special majority, the address is then presented to the president, and president then removes the judge of the Supreme Court, judge of the Supreme Court by his order. You need to remember here also that no judge so far has been impeached. So far. The process was initiated earlier, I think in 90s, 1993 to 1994. Yes, I think in 90s. Against the Justice Ramaswamy, but that was defeated. The impeachment process was defeated in the Lok Sabha after the committee, even though the committee found the judge guilty of misbehavior and suffering from incapacity, but the Congress party refrained from voting in Lok Sabha at this stage. They did not pass the resolution. So this impeachment process was was ended in the halfway. और जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है, even though they are not mentioned in your syllabus, is the acting chief justice. अगर चीफ जस्टिस जो सपोज करते हैं, जो आज चीफ जस्टिस अगर वो वहाँ अगर वो एब्सेंट है टेम्परली, वो या एनेबल, वो इस लायक नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज अंजाम दे, या कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी क्रिएट होती है, उस टाइम तो वैसे चीफ जस्टिस होना चाहिए हाउस में, होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ऑफिस में। तो उस टाइम क्या कर लेता है, प्रेसिडेंट किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को क्या कर लेता है, अपॉइंट कर लेता है एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कब होता है, when there is the vacancy in the office of the CJI, when there is vacancy in the office of CJI, or when is temporarily, वो क्या है, temporarily absent or unable to or not able to discharge his duties. मैं his ही बोलूंगा क्योंकि कभी हर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको याद ही होगा क्यों, क्योंकि अभी तक किसी फीमेल जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया ड्यूटीज। तो यहाँ पर अगर आप हिज यूज कर लोगे, यहाँ चेयरपर्सन और चेयरमैन यूज कर लोगे, जैसे कि जिसको हम जनरली बासित कहते हैं, लेकिन इस चीजें यहाँ पर ये चीज इन टर्म्स को यूज किया जा सकता है क्योंकि अभी तक कोई फीमेल सीजीआई नहीं बनाई गई। तो अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। इन सूरत हाल में, सिचुएशंस में प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जज को सीजीआई अपॉइंट कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्टिंग सीजीआई। और इसी तरह से अगर कोरम हाउस में नहीं, अगर कोरम कहाँ पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं है, कोरम तो जरूरी होनी चाहिए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसेस है या काम करने के लिए कोरम का होना जरूरी है, तो जाके सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है अगर उसके पास कोरम है। अगर कभी कोरम कम होगा तो क्या करना है,
उस टाइम CGI क्या कर सकता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को अपॉइंट कर लेता है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, टेम्पररी अपॉइंट कर लेता है फॉर सम टाइम, दैट इज टेम्पररी। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब पहले उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल होगी, पहले उसको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेनी है, उसके बाद उसको किसको कंसल्ट करना है, उस चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट का जज इसको क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जज इसको कहा जाता है। ये कब, जब कोरम नहीं होगा और CGI किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर सम टाइम, मींस टेम्पररी। लेकिन टू डू दैट द CGI has to take the prior approval from the President of India and has to consult the CGI, Chief Justice of that High Court. This was the ad hoc judge. And second, रिटायर, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है उसको, हाँ मैंने कल बोला कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन है, लेकिन CGI उसको क्या कर सकता है, रीअपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, उस रिटायर जज की परमिशन भी चाहिए, उसकी भी परमिशन चाहिए। ये खाली टेम्पररी के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट बेस पे उसको या रिटायर जज को फिर से अपॉइंट कर सकता है, एड हॉक जज को अपॉइंट कर सकता है, नहीं, टेम्पररी बेसिस पे। और जो रिटायर्ड जज जिसको ये क्या जाएगा, उसकी जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट अलाउंस जो वो प्रेसिडेंट क्या कर लेगा, प्रेसिडेंट फिक्स कर लेगा। तो खाली वो उसी प्रोसेस के दौरान क्या कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट में पार्टिसिपेट कर लेता है, अदरवाइज ही इज नॉट डीम्ड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों सूरत हाल में क्या, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर एड हॉक ओवरसीज इसके पास क्वालिफिकेशन होगी तो, लेकिन जो हाईकोर्ट का जज होगा जिसको एड हॉक जज माना जाएगा उसके पास भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द, टू बी सिलेक्टेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके पास भी पावर्स वही होंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर्स होती है, इसके पास भी वही पावर, जब भी एक्ट करेंगे एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पावर, सैलरी, वो सब कुछ सेम होगा एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद और एक चीज है जैसे सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेजेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज दिल्ली, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली। लेकिन ये सीट क्या की जा सकती है, चेंज भी क्या की जा सकती है। एंड हु इज एम्पावर्ड टू चेंज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू चेंज द चेंज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही कैन fix any other place or places as a seat of the Supreme Court, but for that he has to take the approval from the President. One more thing, the procedure of the court. Procedure of the court क्या है? CJI is empowered to make the changes in the rules and regulations of the functioning or the procedure of the Supreme Court. But for this also he has to take the approval from the President of India. मोस्टली क्या किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं or the references made to the Supreme Court under Article 143, they are decided by the bench consisting of at least 5 judges. उसमें कितने जजेस होने चाहिए, 5 जजेस होने चाहिए। और जो अदर केसेस है either they are resolved by the single bench। तो सिंगल बेंच मतलब इसमें खाली एक ही जज होता है, वन जज, और डिविजनल बेंच, और डिवीजन बेंच जिसको हम कहते हैं डिवीजन बेंच, और डबल बेंच जिसको कहते हैं। सिंपली दैट मींस इसमें 2 जजेस होते हैं। वो जजमेंट इज बाय मेजॉरिटी से जजमेंट दिया जाता है। हाँ, जजेस समटाइम्स गो अगेंस्ट टू ईच अदर, मींस ओपिनियन ऑफ ईच अदर। जो डिसेंटिंग व्यूज है वो उस पर कोई रोक नहीं है। So this is all about the Supreme Court, not all about. So we have to now study its functions, which we will do in the lecture tomorrow, inshallah. Thank you.